हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप चैनल पर देख रहे हैं 2022 एडिशन जो कि न्यू एडिशन है। अंकित भाटी सर की बुक है ये, ठीक है, रोजगार विद अंकित। तो यहाँ पर हम लोग ग्रामीण परिवेश यानी ग्राम समाज और विकास से संबंधित जो आपका टॉपिक दिया है सिलेबस में, जहाँ से 25 प्रश्न पूछे जाने हैं, तो ये आपके सिलेबस के टॉपिक हैं। और इस बुक में जो है चैप्टर वाइज इन्होंने कवर करा रखा है। और इस बुक में टोटल जो चैप्टर हैं, जैसे कि जो 10वां चैप्टर आपका यूपी स्पेशल से संबंधित है। तो अभी तक हम लोगों ने जो कवर किया है दोस्त, वो है आपका पहला चैप्टर दैट इज स्थानीय स्वशासन। और आज की इस वीडियो में दूसरे चैप्टर को कवर करेंगे। जैसा कि हम लोग पहले थ्योरी के पार्ट को, उसके बाद एमसीक्यू को कवर करने के बाद पूरा चैप्टर दूसरा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग जैसे कि 19 जून को पेपर है आपका, तो चैनल पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं। मास्टर वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा, आप उसको करते रहिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक आप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक, जो कि यूट्यूब चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी किंगडम, वही नाम टेलीग्राम चैनल का है। सिंपली आपको सर्च बॉक्स में जाना है टेलीग्राम के और टाइप करना है ऑनलाइन स्टडी किंगडम। ज्वाइन कर लीजिए दोस्त। इस समय वहाँ पर आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट जो है विद आंसर शीट आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आने वाली एग्ज़ाम 19 जून को काफ़ी मददगार होगा। और आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। लाइक आप लोग कम करते हैं, लाइक किया करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट ज़रूर करिए। देखिए, लाइक करने से क्या होता है कि यूट्यूब को जो ब्राउज़र फीचर है, वो यूट्यूब उस वीडियो को आगे बढ़ाता है। इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप लोग लाइक करिए, है ना, सपोर्ट करिए। तो दोस्तों, अगला जो चैप्टर है आपका, वो है चैप्टर नंबर 2 दैट इज राजस्व प्रशासन। पहला जो तथ्य दे रखा है भूमि पैमाने से संबंधित है। तो शाही इकाई व्यवस्था इंच लंबाई नापने की सबसे छोटी इकाई होती है। फुट दे रखे हैं, तो 1 फुट बराबर 12 इंच होता है, और 1 गज में 3 फुट जो कि 36 इंच के बराबर होगा। चेन जो कि छोटी जरीब है, तो 1 जरीब में 22 यार्ड होते हैं, और एक छोटी जरीब में कितने फुट होंगे, तो 66 फुट होगा, यही 792 इंच के बराबर होंगे। एक फुरलाग 10 चेन के बराबर होगा, यानी ये चेन की बात की जा रही है, तो 220 यार्ड के बराबर होगा एक फुरलाग में कितने इंच होंगे, तो यही बार बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। मील दे रखा है, तो 1 मील में कितने फुरलांग होंगे, तो 8 होंगे। कितना चेन होगा, तो 80 चेन होगा। 1 मील में कितने यार्ड होते हैं, तो 1760 यार्ड होंगे। देखिए, जो भूमि पैमाने से संबंधित है, आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अगला जो है आपका, वो है मीट्रिक इकाई व्यवस्था। तो मीट्रिक प्रणाली को 1 अप्रैल 1957 ईस्वी को अपनाया गया था। इससे पहले शाही इकाई व्यवस्था प्रचलित थी, जैसा कि आपने शाही पहले देखा। इसके बाद मीट्रिक इकाई व्यवस्था है। तो मीट्रिक इकाई भारत में व्यवस्था में आधार इकाई यानी मीटर होता है। जैसे कि किलोमीटर है, तो जो किलोमीटर दे रखा है, अगर आप मीटर में बदलोगे तो यानी 10⁻³ है, यानी 1000 मीटर की यहाँ पर बात की जा रही है। इसी तरह हेक्टामीटर है, तो 1 हेक्टामीटर बराबर 10⁻² जो है मीटर होगा, यानी आप कह सकते हो कि 100 होगा। डेकामीटर की बात की जा रही है, डेका का मतलब 10, वैसे भी आप जानते हो, तो 10 मीटर के बराबर होता है। जबकि जो डेसीमीटर है, तो डेसीमीटर में क्या है, पॉइंट लग जाएगा आपका, 0.1 मीटर होगा। इसी तरह सेंटीमीटर में मीटर को बदलोगे तो 0.01 होगा। इसी तरह मिलीमीटर में बदलोगे मीटर को, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0.001। तो ये सब बेसिक है, ये सब तो आपको आ ही रहा होगा। अगला है आपका तथ्य कि वर्ष 1959 ईस्वी में 6 देशों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें शाही इकाई के बढ़ते मीट्रिक इकाई के प्रयोग की सहमति हुई। और ये देश कौन कौन से हैं, तो यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। देखिए, यह तथ्य आपसे एग्जाम में कतई पूछे नहीं जाएंगे, दिया है तो आप पढ़ लो बेसिक थोड़ा,
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपसे भूमि पैमाइश ही पूछा जाएगा। जैसा कि ऑलरेडी घटना चक्र वाले में जो चैप्टर नंबर 16 हमने वीडियो बना रखा है घटना चक्र वाला, या जिनके पास बुक है, तो जो लास्ट का चैप्टर है भूमि पैमाइश वही आप कवर कर लीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। बाकी इस बुक में अगर दिया है तो आप कवर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा राजस्व लेखपाल में भूमि पैमाइश से संबंधित। और जानते हैं भूमि पैमाइश का जो पैमाना है वो हर स्टेट का अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसलिए जो दिया है उत्तर प्रदेश का पैमाना खासकर उसको आपको ज़रूर याद रखना है। यहीं पर अगला तथ्य आपका दिया ही है कि उत्तर प्रदेश में लंबाई नापने के कुछ यंत्र हैं। तो एक हाथ बराबर 18 इंच होता है जो कि 45.72 सेंटीमीटर बराबर होगा। एक गट्ठा या एक लाठा बराबर कितना फुट होगा? 8 फुट होता है। 3 इंच बराबर 2.75 गज होगा। अगला जो तथ्य आपका वो है जरीब से संबंधित। तो जो घटना चक्र ग्रामीण समाज वाला चैप्टर नंबर 16 है ना लास्ट का, उसको आप कवर कर लीजिए। भूमि पैमाइश के पूरे डाटा वहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है, उसी को आप कवर कर लीजिए। बाकी यहाँ से आप कवर कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जरीब, तो जरीब लंबाई मापक यंत्र होता है जो कि 3 प्रकार के होते हैं जरीब। पहला है शाहजहानी जरीब। तो ये जरीब जो है 165 फुट की होती है। तो एक शाहजहानी जरीब बराबर 165 फुट होता है और एक शाहजहानी बराबर 55 गज भी होता है। एक शाहजहानी जरीब पुराने समय में 200 छल्ले के होते थे तथा प्रत्येक छल्ला जो है 9.9 इंच का होता था। तो पहला हो गया आपका शाहजहानी जरीब। दूसरा होता है गंटर जरीब। इस मापक का प्रतिपादक एडमंड गंटर ने किया था, ठीक है, गंटर जरीब नाम ही है छिपा हुआ इनमें। तो एडमंड गंटर थे प्रतिपादक गंटर जरीब के मापक का, जिसने 1620 एडी में इसका प्रतिपादन किया था। गंटर जरीब का जो अन्य नाम है वो है चेन। तो एक गंटर जरीब बराबर 22 गज होता है। एक गंटर जरीब बराबर 22 गज होता है। वहीं पर एक शाहजहानी जरीब बराबर 55 गज था, जबकि एक गंटर जरीब बराबर 22 गज होता है और एक गंटर जरीब बराबर 1 चेन के बराबर होगा। तीसरा जो जरीब टाइप का है वो है मीटर जरीब। तो ये भी एक लंबाई मापक यंत्र के रूप में जरीब का एक भाग था। यह सामान्यतः 20 मीटर की होती है। खेत मापने की पद्धति में खसरा व खतौनी में हेक्टेयर पैमाने पर लिखे होते हैं। हेक्टेयर क्षेत्रफल की एक मीट्रिक इकाई होती है। जमीन के क्षेत्रफल निकालने की मीट्रिक जो पद्धति है, खेत की लंबाई 10 मीटर, खेत की चौड़ाई अगर 10 मीटर है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया है। यदि कोई खेत है उसकी लंबाई और चौड़ाई 10 मीटर है, तो यदि खेत का क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो उस खेत की जो लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर दी हुई है, तो खेत का जो क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई को क्या है, गुणा कर देंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, वर्ग ही है ना, जब भुजा बराबर ही है चारों, तो सिंपल सी बात है, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दो या वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर ही कर दो, बात एक ही होगी। तो यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई की बात की जा रही है, दोनों बराबर, अर्थात दिए हुए खेत की जो जिसकी लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। तो ये सब बेसिक बातें हैं। जिस तरह आपको एरिया होगा उस एरिया के हिसाब से आपको क्षेत्रफल निकालना। आयताकार होगा तो आप आयत का क्षेत्रफल निकालोगे। तो 10 × 10 यानी 100 मीटर स्क्वायर होगा। 1 हेक्टेयर बराबर कितना मीटर होता है? तो 10,000 वर्ग मीटर है। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग गज होते हैं? तो लगभग 11,960 वर्ग गज है। और 1 हेक्टेयर में 3.95 पक्का बीघा होता है और 1 ईयर में 100 वर्ग मीटर भी होता है। ठीक है, तो एक काम करिए, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन किए ही होंगे आप लोग, ठीक है। तो वहाँ जो चैप्टर नंबर 16 मैं उसको शेयर कर दूंगा PDF, ठीक है। उतना ही आपको कवर करना, उससे बाहर एग्जाम में कभी पूछा भी नहीं जाता, ना पूछा जाएगा, ना पूछा गया है कभी, ठीक है। उतना ही पढ़ लेना है आपको। गांव की विशेष नपाई, गांव की विशेष नपाई, गांव में खेती की जो नपाई है प्रायः बिस्वा अथवा बीघे में की जाती है। एक पक्का बीघा बराबर कितना वर्ग गज होता है? तो 3025 वर्ग गज होता है।
और यह तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 1 बीघे का जो 20वां भाग है वह 1 बिस्वा कहलाता है। ठीक है, यह आप सिंपली कह सकते हो कि 20 बिस्वा बराबर जो है वो 1 बीघा होता है। अर्थात यदि हम 1 बीघा का टुकड़ा 1 बीघा का जो है 20 टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं तो प्रत्येक टुकड़ा का जो है 1 बिस्वा कहलाता है। तो 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा हो जाएगा। वही यहाँ पर बताया गया है 1 2 3 4 5। तो 5 × 4 यानी 20 बिस्वा दिया है इसमें, और प्रत्येक बिस्वा की बात की जा रही, प्रत्येक टुकड़ा 1 बिस्वा का है। तो 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा है पूरा खेत। अब 1 बिस्वा में कितना वर्ग गज होता है? तो 1 बिस्वा में 151.25 वर्ग गज है। वहीं पर यदि वर्ग फुट में देखोगे तो 1 बिस्वा बराबर कितना वर्ग फुट होगा? तो 1361.25 वर्ग फुट है। कितना वर्ग इंच होता है? तो 196020 वर्ग इंच है। बिस्वा में चेंज करोगे तो 1 बिस्वा बराबर कितना वर्ग लट्ठा होता है? तो याद रखिएगा 1 बिस्वा बराबर कितना गट्ठा? तो 20 वर्ग गट्ठा होता है। ठीक है भाई, वही गुणा भाग करके सिंप्लीफिकेशन किया गया है। तो घटना चक्र ग्रामीण समाज वाला जो दिया है उतना ही तथ्य करो। यहाँ पर इन्होंने अपना समझा रखा है। यदि आपसे पूछा जाता है कि बिस्वांशी बराबर कितना बिस्वा होता है, तो 1/20 बिस्वा, यानी जैसे कि आपने देखा कि 1 बीघा बराबर 1 बीघा में कितना बिस्वा होता है? 20 बिस्वा है। तो 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा है। इसी तरह यहाँ पर 1 बिस्वांशी बराबर जो है 1/20 बिस्वा कहा जा रहा है। यानी यदि 20 बिस्वा है तो 1 बीघा हुआ। इसी तरह यदि 20 बिस्वांशी है तो 20 बिस्वांशी में 1 बिस्सा बराबर होता है। ठीक है, तो यदि 20 बिस्वांशी है तो डाटा जो होगा वो 1 बिस्वा होगा, और 20 बिस्वा है तो 1 बीघा बराबर होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि 1 बीघा में कितना बिस्वा होता है तो आप कहोगे 20। वहीं पर पूछा जाए कितना बिस्वांशी होता है तो 1 बीघा बराबर 20 बिस्वा है। यहीं पर पूछा जाए बिस्वांशी कितना है, तो जब 1 बिस्वा बराबर जो है 20 बिस्वांशी होता है तो 20 बिस्वा 20 × 20 कर दोगे तो आपका इसी तरह 400 आ जाएगा। 400 बिस्वांशी हुआ 1 बीघा में। तो ये सब आप बिल्कुल मैथ वाले सिस्टम है। जो उत्तर प्रदेश का खासकर जो भूमि पैमाइश है उसको ज़रूर याद रखना, उसी से एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला तथ्य होगा आपके एग्ज़ाम में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं चैप्टर नंबर 16 उसका शेयर कर दूंगा। इंपॉर्टेंट तथ्य, क्योंकि वहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें ज़रूर पूछे गए हैं। और प्रीवियस पेपर यदि आप लोग सॉल्व नहीं किए हैं तो जो घटना चक्र चैनल पर पड़ा हुआ है प्रीवियस, ठीक है, जिसमें कि 2008 के पेपर हैं सॉल्यूशन सहित 2015 के जो पेपर कराए गए हैं लेखपाल राजस्व लेखपाल चकबंदी की, सभी पेपर पड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो उस पेपर प्रीवियस को जरूर देखिए किस तरह के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। बाकी अब तो 2015 और 2022 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 7 साल का कंपटीशन का ज़माना है, लेवल भी थोड़ा अप हो जाएगा, लेकिन ग्राम समाज से संबंधित वही तथ्य होंगे। जीके वीके का थोड़ा लेवल बढ़ा देंगे ये लोग। और मैथ को आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि 25 में आप 25 पा सकते हो। और मैथ ही लोटिया डुबा दी बहुत लोगों का पेट में। जिन लोगों के 90+ परसेंटाइल, उनका यही हाल है कि मैथ में अच्छे खासे। चलिए अगला है आपका भूमि पैमाइश 3। तो कचवांशी की यहाँ पर बात की जा रही है। 1 बिस्वांशी के 20 टुकड़े करने पर हर एक जो टुकड़ा होगा 1 कचवांशी होता है। तो ये बिल्कुल वही छोटे छोटे पैमाइश की बात की जा रही है। जैसे कि आपने पढ़ा कि 1 बीघा बराबर 20 बिस्वा। क्या पढ़ा? 20 बिस्वा। इसके बाद आपने पढ़ा कि जो 1 बिस्वांशी होता है, बिस्वांशी, 1 बिस्वांशी बराबर 1/20, यानी बिस्वा का जो पहला भाग होगा वह होगा 1 बिस्वांशी। ठीक है, बिस्वा लिखो इसको आप, या आप कह सकते हो कि 20 बिस्वांशी बराबर 1 बिस्सा होता है। अब इसी तरह और छोटे में चले गए, कचवांशी की बात कर रहे हैं तो 1 कचवांशी बराबर होता है 1/20 बिस्वांशी।
क्योंकि विश्वांसी के ही टुकड़े करोगे 20। तो वही बात यहाँ पर की गई, एग्जाम्पल के तौर पर समझाए हैं, लेकिन आप जब छोटे घटना चक्र वाले कवर करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। ये थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया गया है चीज़ों को, तो आपको लग रहा होगा काफ़ी लंबा लंबा डाटा है, इन्होंने समझाया है। एक कचवांसी बराबर कितना वर्ग गज होता है, तो ये सब आपको याद करना ही होगा। एक कचवांसी बराबर कितना वर्ग फुट होगा, 3.4031। एक कचवांसी बराबर 490.05 वर्ग इंच होता है। तो वर्ग गज, वर्ग फुट, वर्ग इंच। और छोटे में जा रहे हैं, अब कचवांसी के बाद आ रहे हैं उनवांसी में। तो 20 उनवांसी बराबर जो है एक कचवांसी होगा, और एक जो कचवांसी होता है वह विश्वांसी का जो 20 में से जो पहला भाग होगा। ठीक है, इस तरह यहाँ पर किया गया है चीज़ें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उनवांसी हो गया आपका। उनवांसी के आपको जो डाटा खासकर याद रखने एग्ज़ाम के पॉइंट्स, अब ये सब डाटे हैं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत लंबे लंबे दे रखे हैं, आप घटना चक्र वाले देख लीजिए, उससे बाहर नहीं होगा। उसकी PDF मैं शेयर कर दूंगा, बाकी आप चाहें तो यहाँ नोट कर सकते हैं। ठीक है, समझाने के लिए इन्होंने किया है पूरा, और ये चीज़ें आपको इतना बिल्कुल समझना है नहीं। अगर मैथ आपको आ जाती है तो ये सब आप कर ही ले जाएंगे। गुणा भाग बार बार 20 में इतना होता है। एक बीसवा बराबर, एक बीघा बराबर 20 बीसवा विश्वांसी, विश्वांसी के बाद कचवांसी, कचवांसी के बाद उनवांसी। चलिए आगे देखते हैं। कच्चा बीघा की बात की जा रही है यहाँ पर। एक कच्चा बीघा बराबर कितना वर्ग फुट होता है, तो 9075 वर्ग फुट होगा। 3.95 पक्का जो बीघा होता है वह 1 हेक्टेयर के बराबर होता है, और 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, तो 2.47 एकड़ होगा। 1 एकड़ बराबर 10 वर्ग चेन होता है। 1 एकड़ में कितने वर्ग फुट होंगे, तो 43,560 वर्ग फुट होगा। 1 एकड़ में कितना वर्ग गज होगा, जैसे 4840, तो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, जो कि 1.6 बीघा पक्का के बराबर होता है 1 एकड़। 1 एकड़ में कितने पक्के बीघे होंगे, तो वही 1.6 पक्का बीघा होगा, है ना। तो अब 8/5 लिख दिया, मैथ में बदल दिया। चलिए 5 एकड़ बराबर कितना पक्का बीघा होता है, तो 5 अगर एकड़ है तो आपका बराबर हो जाएगा 8 पक्का बीघा। ठीक है, क्योंकि 1 एकड़ बराबर जो होता है वह होता है 1.6। तो अगर आप 5 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दो तो 5 एकड़ बराबर, 1 एकड़ बराबर क्या देख रहे हो, 1 एकड़ बराबर 1.6, तो 5 दोनों तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो 1.5 × 5, तो 16×5 = 80। वही बात की जा रही है 8 पक्का बीघा। तो ये सब बेसिक मैथ हैं। आगे बढ़ते हैं, वो सब चीज़ें समझने के लिए रही थी, गुणा भाग जोड़ घटाव। ठीक है, खासकर आपको यहाँ से अगर याद करना है आपको, तो ये चीज़ों को ध्यान देना है। 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज होता है। यह एग्जाम में पूछा जा चुका है 2015 लेखपाल में। 1 बीघा बराबर 30 यानी 3025 वर्ग गज होता है, और ये उत्तर प्रदेश भूमि पैमाइश का पैमाना है कि उत्तर प्रदेश में जो 1 बीघा बराबर होता है वह कितने वर्ग गज के होता है बराबर। यहाँ पर वर्ग राज लिखा है, वर्ग गज कर लो, तो 3025 है। 1 बीसवा बराबर कितना वर्ग गज होगा, तो 151.25 वर्ग गज है, जो कि लगभग 20 विश्वांसी या 20 वर्ग लाख के बराबर है। लाख वाख लिखे हैं यार, लाठा करो आप, 20 वर्ग लाठा। ठीक है, 1 उनवांसी में कितना वर्ग इंच होगा, 1 कचवांसी बराबर 20 उनवांसी है। 1 विश्वांसी या 1 वर्ग लाठा बराबर होता है 20 कचवांसी। 1 वर्ग बीघा बराबर होता है, 1 बीघा में कितना बिस्वा होता है, तो 20 बिस्वा। 1 डेसिमल या डेसिमल में कितने वर्ग गज होगा, तो 48.4 है। 1 एकड़ में 100 डेसीमिल होता है। 1 वर्ग किलोमीटर में 247.1 एकड़ है, 1 वर्ग मील है। ठीक है, तो ये आप डाटा आप इतना दिया है, इतना मत पढ़िएगा, एकदम छोटी छोटी इकाई में बांट दिए हैं, बाकी आप नोट कर सकते हैं। 1 वर्ग मीटर, ठीक है, 1 वर्ग गज। अब ये सब वर्ग गज वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एकड़ इंपॉर्टेंट है, हेक्टेयर इंपॉर्टेंट, 1 गज बराबर, 1 हाथ बराबर कितना फुट होता है, तो 1.5 फुट समझो या 18 इंच समझो, क्योंकि 12 इंच बराबर 1 फुट होता है, तो 1.5 फुट 18 इंच होगा। इसी तरह यहाँ पर सब बताए गए हैं। 1 ग्राम बराबर कितना इंच होता है, तो 66 इंच होगा। 1 फलांग में
660 फुट होता है या 220 गज होगा। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1.60934 किलोमीटर होता है। कुछ नहीं करना आपको, बस चैप्टर नंबर 16 घटना चक्र भूमि पैमाइश से संबंधित डाटा को कवर कर लेना। बाकी यहाँ से थ्योरी के पार्ट को आप देख लीजिए, क्योंकि वहाँ बिल्कुल सैम्पल वे में दिए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तथ्य आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण विभाग, तो थ्योरी का ये पार्ट है। बाकी भूमि पैमाइश के लिए घटना चक्र का मैं PDF वहाँ पर चैप्टर नंबर 16 का टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप उसी को कवर कर लेना। ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण विभाग है तो राजस्व विभाग होता है। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के तहत 5 विभागाध्यक्ष कार्य करते हैं। कौन कौन होते हैं राजस्व विभाग में? तो राजस्व विभाग में राजस्व सचिव के जो है वो 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सी शाखाएं हैं? तो राजस्व परिषद है, चकबंदी आयुक्त होते हैं, फिर राहत आयुक्त हैं, फिर निदेशक भूमि अध्यापति हैं, उसके बाद प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। राजस्व विभाग जो राजस्व परिषद है, तो उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की जो स्थापना की गई थी वर्ष 1831 ईस्वी में। यह इम्पॉर्टेंट तथ्य है, याद जरूर रखिएगा। स्थापना कहाँ की गई थी? तो इलाहाबाद, दैट इज नाउ इसका नाम है प्रयागराज। सन 1832 ईस्वी में परिषद को नायब तहसीलदारों की नियुक्ति तथा हस्तांतरण करने तथा जिलाधिकारियों और मंडल आयुक्तों के कार्य पर नियंत्रण के लिए अधिकारी प्रदान किए। वर्ष 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद न्यायिक मुख्यालय इलाहाबाद तथा प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय लखनऊ रखा गया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखिए, राजस्व परिषद की स्थापना इलाहाबाद में 1831 ईस्वी में। दूसरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तथ्य बनता है आपका कि राजस्व परिषद का जो न्यायिक मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो आप बताएंगे इलाहाबाद, प्रयागराज। इसके बाद जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो लखनऊ में है। दैट्स इट। वर्ष 1947 तक भूमि व्यवस्था आयुक्त का जो पद सृजित या जिसे समाप्त करके वर्ष 1956-57 ईस्वी में प्रशासनिक सदस्य के रूप में सदस्य कर तथा सदस्य भूमि व्यवस्था की नियुक्ति परिषद मुख्यालय में की गई। उत्तर प्रदेश में मालगुजारी संबंधित न्यायिक कार्यों को सबसे बड़ी संख्या राजस्व परिषद की है। किसकी सबसे बड़ी संख्या है? राजस्व परिषद की। राजस्व परिषद न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय है। राजस्व परिषद के सदस्यों की जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। वर्तमान में राजस्व परिषद के एक अध्यक्ष ही प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य हैं। तो याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तथ्य इंपॉर्टेंट है कि राजस्व परिषद में जो है कितने न्यायिक सदस्य हैं? तो 7 न्यायिक सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होते हैं। राजस्व परिषद का संगठन कैसे है? तो वर्तमान में राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष और 2 प्रशासनिक एवं 7 न्यायिक सदस्य हैं। तो आपको करंट की सिचुएशन से याद रखना है, राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष हो गए, 2 प्रशासनिक एवं 7 जो है न्यायिक सदस्य हैं। तो 2 प्रशासनिक सदस्य और 7 जो है वो न्यायिक सदस्य हैं। राजस्व परिषद की संरचना वर्ष 1947-48 में प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों के अलग करने के बाद प्रशासनिक शाखा को लखनऊ तथा न्यायिक शाखा को इलाहाबाद में बनाए रखा गया है। तो 1947-48 से पहले जो दोनों शाखाएं थी वो कंबाइन थी, लेकिन बाद में अलग कर दिया गया 47-48 में। तो न्यायिक जो शाखा यदि पूछा जाता है तो आप लखनऊ लगाओगे। न्यायिक सिंपल सी बात, न्याय की बात याद रखना, न्यायालय से संबंधित। और आपका जो हाई कोर्ट है वो आपका कहाँ है? लखनऊ, यानी इलाहाबाद ही है। तो इस तरह याद रखिए इलाहाबाद होगा। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है योगी साहब देखते हैं न, तो मुख्यमंत्री कहाँ बैठते हैं? लखनऊ में। इस तरह याद रखिएगा। राजस्व परिषद के अंतर्गत मंडलायुक्त, जिलाधिकारी एवं उनके अधीन समस्त राजस्व अधिकारी आते हैं। राजस्व विभाग द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो ग्राम प्रधानों व ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई SDM करते हैं। इनके द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील होती है। यानी SDM से कुछ नहीं तो डिस्ट्रिक्ट पहुंचते हैं।
भूमि अधिकार बंटवारा और सीमांकन से संबंधित जो भी मुद्दे हैं वह उप जिलाधिकारी के यहाँ चलते हैं। राजस्व अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अधिकार भी होते हैं। अब यहाँ पर कुछ समझाने वाला है नहीं, तथ्य जो है आपको बिल्कुल टू द पॉइंट दिया गया है, बस कवर करते चलिए। जिला स्तर पर जो शांति बनाए रखने पर जो उत्तरदायित्व है किस पर है, तो डीएम पर होता है। जिलाधिकारी जिले में और मंडल आयुक्त जो है वो मंडल में शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। उप जिलाधिकारी दैट इज एसडीएम और जिलाधिकारी डीएम के जो प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। भू अभिलेखों के रखरखाव का जो उत्तरदायित्व है वह जिला अधिकारी को सौंपा गया है। तो इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखिए, भू अभिलेखों का जो रखरखाव का जो दायित्व है किसके पास होता है, डीएम के पास होता है। ठीक है, राजस्व परिषद से संबंधित। वहीं पर जो चकबंदी वाला आप पढ़ते हैं तो वो चकबंदी आयुक्त के तहत आता है। राजस्व का जो भी काम है डीएम के अंदर आएगा। अगला तथ्य बताया जा रहा है कि सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने एवं उसके प्रबंधन का जो उत्तरदायित्व है वह राजस्व विभाग का होता है। सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण, कब्जेदारों की बेदखली का उत्तरदायित्व राजस्व विभाग का है। विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जैसे कि निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र इत्यादि जो है वो राजस्व विभाग के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। जैसा कि आजकल सब डिजिटली आपको उपलब्ध हो जाता है। जैसा कि आपने देखा राजस्व परिषद, जिसमें कि एक अध्यक्ष रहे हैं, 2 प्रशासनिक सदस्य और 7 जो है न्यायिक सदस्य। तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं। तो राजस्व परिषद की अध्यक्ष उनके अंडर जो सदस्य होंगे 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं और 7 जो है वो न्यायिक सदस्य होते हैं दोस्त। तो यहाँ पर जो प्रशासनिक का, इसको आप यहाँ पर लखनऊ कर लीजिए, कहीं कहीं त्रुटियाँ तो है ही। तो जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो आपका लखनऊ में है, जबकि न्यायिक जो मुख्यालय है वो इलाहाबाद में है। तो मेंबर्स के नीचे होते हैं मंडलायुक्त, मंडलायुक्त के नीचे युक्त होंगे अपर मंडलायुक्त, फिर जिलाधिकारी और जिलाधिकारी के नीचे उप जिलाधिकारी एसडीएम, फिर नायब तहसीलदार, फिर राजस्व निरीक्षक और लेखपाल। यानी यदि आप लेखपाल बन जाते हो और यदि आपका प्रमोशन होता है तो राजस्व निरीक्षक बनोगे। कम और उम्र में हो तो भैया नायब तहसीलदार भी बन सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक जा सकते हो आप। अब एसडीएम नहीं, इतना लंबा सफर नहीं, पीसीएस करना पड़ेगा उसके लिए, इतना प्रमोट नहीं कर देंगे जल्दी। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है राजस्व परिषद की अनुभाग की। ठीक है, टोटल कितने अनुभाग हैं? तो लखनऊ स्थित जो कार्यालय है उसमें 19 अनुभाग हैं तथा 14 प्रकोष्ठ हैं, जिनमें से पहला 14 अनुभाग के अंतर्गत जो आने वाले विषय हैं वह निम्न है। गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके देखोगे राजस्व परिषद की तो वहाँ पर आपको 14 ही अनुभाग दिखेंगे, लेकिन यदि एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्त तो आपको 19 ही लगाना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित कार्यालय में कितने अनुभाग हैं? 19 अनुभाग हैं और 14 प्रकोष्ठ हैं। तो आइए उन अनुभागों को यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं। 14 अनुभागों में पहले अनुभाग के तहत कौन कौन से किसको कार्य दिया गया है। तो राजस्व अनुभाग 1 में, राजस्व अनुभाग 1 में राजस्व गांवों का निर्माण करना एवं अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य करना, जमींदारी का उन्मूलन, भूमि व्यवस्था को लागू करना। तो आपके एग्ज़ाम में जो पूछ लिया जाएगा तथ्य, मान लीजिए पूछ लिया जाए कि जमींदारी का जो उन्मूलन है वह किस अनुभाग से संबंधित है, 1 2 3 4, तो आप लगाओगे 1। इस तरह एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्व अनुभाग 2 के तहत कौन कौन से कार्य हैं संबंधित? तो ग्राम पंचायत में निहित भूमि तथा अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य हो गए। वृक्षारोपण कार्यक्रम से संबंधित कार्यक्रम, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है तथ्य। किस अनुभाग के तहत आएगा? अनुभाग 2 के तहत। ऊसर है, बंजर है या बेकार पड़ी भूमि है, उसका आवंटन या उससे संबंधित कोई काम है, यह भी अनुभाग 2 के तहत आएगा। ग्राम सभाओं के हाट, बाजार, मेलों, तालाबों, पोखरों, जल प्रणालियों से होने वाले आय व्यय संबंधित जो भी कार्य हैं, हाट, मेला, बाजार, ठीक है, इनसे संबंधित जो भी आय व्यय संबंधित कार्य हैं, ये भी अनुभाग 2 ही के तहत है। भूमि प्रबंधक समितियों का कार्य एवं नियंत्रण, ग्राम सभा द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने से संबंधित शिकायतों से संबंधित जो भी कार्य हैं, सभी के सभी जो है अनुभाग 2 के तहत आएंगे।
अनुभाग तीसरा है, तो इसके तहत आप देख सकते हैं कि संबंधित जो इम्पोर्टेंट तथ्य दिया है कि यह राजस्व सचिव शाखा के सभी विभागों एवं उससे संबंधित अनुभागों के कार्य करते हैं। अनुभाग 4 में क्या होता है, तो राजस्व परिषद में एवं जिलों में भू अभिलेखों के शुद्धिकरण, ठीक है, सुदृढ़ीकरण हो गया या आधुनिकीकरण एवं कंप्यूटरीकरण का जो कार्य किया जाता है वो अनुभाग 4 के तहत है। प्रशिक्षण की बात की जा रही, ठीक है, तो लेखपाल जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण होगा, तो प्रशिक्षण विद्यालय की जो स्थापना संबंधी कार्य है वो अनुभाग 4 देखता है। वित्त आयोग को सूचना उपलब्ध कराए जाने कार्य, ये वित्त चौथा अनुभाग है। अनुभाग 5 में क्या क्या कार्य हैं, तो राजस्व संबंधित जो कार्य, प्रदेश में नए मंडल जनपद तहसीलों के सृजन, उससे संबंधित जो भी कार्य है वो अनुभाग 5 देखता है। विभिन्न विभागों को राजस्व विभाग की भूमिकाएं उपलब्ध कराए जाने संबंधी कार्य, मंडल जिला तहसीलों के भवनों के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन, अनुभाग 5। भूमि पर अनाधिकृत कब्जे को हटाए जाने संबंधी कार्य, तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, ठीक है, अनाधिकृत कब्जा है उसको हटाए जाने संबंधित कार्य कौन सा अनुभाग देखेगा, तो 5। अंतर्राष्ट्रीय अंतर जनपदीय सीमा विवादों को निपटाने का कार्य, ये भी 5। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जाने वाले नक्शों के प्रमाणीकरण का जो कार्य है, राज्य वित्त आयोग से संबंधित कार्य, सभी के सभी अनुभाग 5 के तहत आते हैं। अनुभाग 6 की क्या बातें हैं मुख्य, राजस्व परिषद के लिए नए पदों का सृजन, राजस्व परिषद के सदस्यों के मध्य कार्य विभाजन, नजूल भूमि से संबंधित कार्य, रेलवे की अतिरिक्त भूमि का बंदोबस्त, विस्थापित लोगों की सहायता एवं पुनर्वास का कार्य। अनुभाग 7 के तहत राजस्व वसूली से संबंधित कार्य हो गए, भू राजस्व, नहर दीय, तकावी दीय, अन्य सहकारी देय की वसूली करता है। अनुभाग 8 में क्या है, इस अनुभाग से चकबंदी संबंधी जो है वो कार्य किए जाते हैं। तो यदि पूछा जाता है एग्जाम में कि चकबंदी संबंधी जो कार्य है किस अनुभाग के तहत, अनुभाग 8 बताओगे। तहसीलदार हो गए, नायब तहसीलदार, कानूनगो, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल आदि के जो कार्य हैं या उनकी जो सेवा नियमावली है उनमें संशोधन संबंधी जो भी कार्य है राजस्व अनुभाग 9 के तहत होता है। इसके बाद आपका है कृषि गणना, खेतों की हदबंदी है, दाखिल खारिज संबंधी जो कार्य है, बंटवारा संबंधी, कृषि संबंधी जो भी कार्य है अनुभाग 9 के तहत होंगे। अनुभाग 10 में क्या है, तो यह निर्धारित मंडलों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने एवं उनसे प्रार्थना पत्र व शिकायत लेता है। यह राजस्व अनुभाग जिला बाढ़ नियंत्रण तथा आपदा सहायता कार्य को करता है। इसी में है अनुभाग 10 से संबंधित कार्य कि प्राकृतिक आपदा के कारण मालगुजारी, लगान एवं अन्य सरकारी देयों की माफ़ी एवं स्थगन का जो कार्य है वो अनुभाग 10 करता है। यह अनुभाग सरकारी खर्चे में मितव्ययता का भी कार्य करता है। अनुभाग 11 के तहत होने वाले जो कार्य है ये अनुभाग बाढ़ की वार्षिक समीक्षा करता है। तो बाढ़ की वार्षिक समीक्षा से संबंधित कौन सा अनुभाग है, 11 है। ये अनुभाग दैनिक बाढ़ एवं बाढ़ अधिसूचना उपलब्ध कराता है। ये अनुभाग मौसम एवं कृषि दशा से संबंधित रिपोर्ट का संकलन करता है और उनका प्रकाशन कराता है। कृषि या आपदाओं, भूखमरी आदि से संबंधित सूचना एकत्र करना, अग्नि दुर्घटना के कारण हुई क्षति की सूचना एकत्रित करना, ठीक है, तो खासकर ये हो जाता है, लेखपाल लोग पहुंच जाते हैं। क्या है ये, अग्नि दुर्घटना के कारण हुई क्षति की सूचना एकत्रित करना। तो ये जो है अनुभाग 11 के तहत आएगा। बाढ़ तथा अन्य देवी आपदाओं, ठीक है, तो देवीय कोई आपदा है उससे समय सहायतार्थ सैनिक सहायता उपलब्ध कराने का जो कार्य है 11 के तहत होता है। शीत लहरों तथा पालों की निगरानी करना, फसल एवं मौसम की सूचना का काम यही अनुभाग देखता है। ये अनुभाग सूखे के कारण हुई अति की जो है वो क्षति, ठीक है, हुई क्षति की जो है वो सूचना देता है। अनुभाग 12 के तहत क्या कार्य है, तो भू राजस्व अधिनियम और भूमि सुधार अधिनियमों के अंतर्गत मुकदमों का कार्य यही अनुभाग करता है। उद्योग बंधु तथा उद्योग की उच्च स्तरीय समिति संबंधी कार्य हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम, तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है कि 20 सूत्रीय जो कार्यक्रम है इसकी समन्वय का जो कार्य है किस अनुभाग के तहत है, तो अनुभाग 12। परिवार नियोजन से संबंधित समन्वय, तो ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य 12। वार्षिक कार्य योजना एवं न्यायिक वादों के समन्वय का कार्य अनुभाग 12 के तहत। अगला है अनुभाग 13 के तहत, तो इस अधिनियम के अंतर्गत भूमि अध्याप्त अधिनियम से संबंधित जो कार्य हैं वो किए जाते हैं। अनुभाग 14 के तहत क्या कार्य है, तो भू राजस्व बंदोबस्त एवं सर्वेक्षण व अभिलेख संबंधी क्रियाएं करता है। उत्तर प्रदेश भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई तथा इससे संबंधित कार्य करता है।
तो यहाँ पर आप समझ लीजिए भूलेख प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो हरदोई में है, याद रखिएगा। भूदान तथा ग्रामदान संबंधी कार्य ये भी अनुभाग 14 के तहत मय एवं रिकॉर्ड मैनुअल का पुनरीक्षण करना है, 14 अनुभाग है। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के संचालन का जो कार्य करता है वो अनुभाग 14 है। तो अनुभाग से संबंधित जो तथ्य एग्जाम में पूछे जा सकने वाले रहे यहाँ पर कवर कर लिया। अब आते हैं चकबंदी पर, पढ़ लीजिए। बाकी वैसे जो बुक है ये आपके चकबंदी एवं राजस्व परिषद पर्पज़ के लिए बनाई गई है। तो बेसिकली आपका राजस्व लेखपाल का एग्ज़ाम होना है। बाकी आप यहाँ देख लीजिए राजस्व से संबंधित तथ्य आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले होंगे, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चकबंदी क्या है? एक खेत को एक साथ बांध देना अर्थात बिखरी हुई जोतों को एक साथ एकत्रित करना ही चकबंदी होता है। ठीक है, तो घटना चक्र ऑलरेडी हमने कवर कराया, सब वहाँ पर बताया गया है। जैसे कि मान लीजिए गांव है, आसपास की किसी कोई व्यक्ति है, किसी के खेत इधर है ना, कोई व्यक्ति घर इधर है, खेत लेकिन उधर पड़ रहा है, कोई व्यक्ति इधर है, इस छोर पर है गांव के, लेकिन इसका खेत जो है इधर इस कोने पर है। मान लो चकबंदी वगैरह होती है तो वहाँ पर खेतों को क्या है, लोग इकट्ठे करवा देते हैं। तो इसके घर इधर है लेकिन खेत इसका इधर है, तो क्या करते हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि अब हमारा जो खेत है इधर हो जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, यहाँ पर हो जाए क्योंकि पास में पड़ेगा हमारे घर से, इधर हो जाए। तो यहाँ पर जो है मालियत वगैरह लग जाती है, ज़मीन की पैदावार के हिसाब से कैसी वहाँ की भूमि है ना, वो मालियत लगाते हैं। तो लोग इकट्ठे करवा देते, छोटे टुकड़े पड़े हैं कहीं इधर है तो लोग कहते थोड़ा पास में हो जाए। तो वही बात की जा रही, चकबंदी में जो है बिखरी हुई जोतों को क्या है एक साथ एकत्रित कर देना ही चकबंदी कहलाता है। चकबंदी दो तरह की है, एक ऐच्छिक चकबंदी है, दूसरी है अनिवार्य चकबंदी। तो ऐच्छिक चकबंदी यदि किसान अपनी इच्छा से चकबंदी करवाना चाहते हैं तो ऐच्छिक चकबंदी है। अनिवार्य चकबंदी में तो आंशिक अनिवार्य है, पूर्णतः अनिवार्य है। ऐच्छिक चकबंदी सबसे पहले जो है वो कहाँ पर हुई थी, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तथ्य है। वैसे चकबंदी से तथ्य आपको चकबंदी लेखपाल में देखने को मिलेगा, राजस्व लेखपाल में देखने को नहीं मिलने वाला है। और जो आपका पेपर होने वाला है दोस्त वो है राजस्व लेखपाल का है। बाकी आप देख लीजिए सरसरी निगाह से। तो सर्वप्रथम जो ऐच्छिक चकबंदी रही 1921 में हुई और वह पंजाब में, यूपी से संबंधित है, यूपी का पेपर है। यदि पूछा जाता है यूपी में सबसे पहले जो ऐच्छिक चकबंदी हुई है 1925-26 में हुई है। तो अनिवार्य में आंशिक रूप से जो चकबंदी अनिवार्य चकबंदी रही है 1923 मध्य प्रदेश, 36 पंजाब, 48 पंजाब, 54 उत्तर प्रदेश। पूछा जाने वाला बिल्कुल तथ्य नहीं है आपके एग्जाम में, क्योंकि आपका राजस्व लेखपाल का पेपर है, चकबंदी लेखपाल का नहीं है। क्योंकि इस बुक को जो फ्रेम किया गया है चकबंदी राजस्व दोनों की तो देखते हुए, क्योंकि ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, पढ़ो वही चीज़ें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, पढ़ने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। चकबंदी विभाग, तो चकबंदी विभाग राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। चकबंदी विभाग राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। चकबंदी विभाग बिखरी जोतों को एकत्रित करने का कार्य करता है। चकबंदी करते समय भूमि का कुछ भाग नाली और मार्ग सार्वजनिक हेतु आरक्षित कर लिए जाते हैं चकबंदी योजना के संचालन हेतु, है ना। अब जैसे बहुत दिनों बाद 20-22 बार चकबंदी हो रही है, मान लो इतना टाइम तो होता ही, इसके पहले कुछ नहीं होने वाला चकबंदी वगैरह। तो चकबंदी जो होती है, मान लीजिए 20 साल में वहाँ का जो भौगोलिक परिदृश्य वो बदल गया, किसी घर वहाँ है लेकिन वहाँ पर चकरोड नहीं है लोगों के पास, है ना, रास्ते नहीं, खड़ंजा वगैरह जो मिलता है गाँव में, चकरोड निकलती, छोटी छोटी रास्ताएँ होती। तो छोटे छोटे जो रास्ते हैं उनके लिए यहाँ पर बात की जा रही है कि नाली वगैरह जो है वो बननी चाहिए। तो वही बात की जा रही है यहाँ पर। चकबंदी करते समय भूमि का जो कुछ भाग है वो नाली और मार्ग सार्वजनिक हेतु जो है वो यानी सर्वजन सुखाई के लिए जो है होनी चाहिए आरक्षित, यही पर बात की जा रही है। चकबंदी योजना के संचालन हेतु विभाग में एक आयुक्त होता है। कौन? दलित चकबंदी आयुक्त। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ वर्ष 1954 ईस्वी में हुआ और उस समय यह मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील तथा सुल्तानपुर की मुसाफिर खाना में तहसील हुआ था। तो यह तथ्य आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो गया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। चकबंदी योजना कब? 1954। सबसे पहले कहाँ? तो ये कि सुल्तानपुर है जो कि अयोध्या के बगल वाला डिस्ट्रिक्ट है, तो ये सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया। और तहसील वहाँ की जो है मुसाफिर खाना, है ना, बल्दीराह तहसील में लगती, मुसाफिर खाना बल्दीराह थाना के आसपास। एक तो मुजफ्फरनगर कैराना तहसील का,
तो इन दोनों तथ्यों को याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तथ्य है। 1958 ईस्वी में चकबंदी योजना को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया। तो संपूर्ण, सबसे पहले तो मुजफ्फरनगर की कैराना तहसील और सुल्तानपुर की मुसाफिरखाना तहसील में 1954 में, लेकिन 4 साल बाद आता है दरअसल 1958, तो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया जाता है चकबंदी योजना को। जनपद स्तर पर सर्वोच्च जो अधिकारी होता है वह चकबंदी अधिकारी, जिला उपसंचालक चकबंदी होता है। ठीक है, तो चकबंदी डिपार्टमेंट का जो मेन अधिकारी होगा, जो चकबंदी लेखपाल हैं, वो चकबंदी आयुक्त के ही अंडर आते हैं, है ना। जो राजस्व लेखपाल आप लोग बनोगे तो राजस्व लेखपाल वो जिलाधिकारी के अंतर्गत आएंगे, लेकिन चकबंदी लेखपाल जो होंगे चकबंदी आयुक्त। चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं, जबकि राजस्व लेखपाल जिलाधिकारी के अधीन होते हैं। चकबंदी का वास्तविक जो कार्य है चकबंदी लेखपाल ही करता है। सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा न्यायिक कार्य भी किए जाते हैं। चकबंदी की प्रक्रिया है। चकबंदी प्रक्रिया राज्य सरकार की एक कल्याणकारी योजना होती है और चकबंदी हेतु उत्तर प्रदेश की विभिन्न कटकों में विभाजित किया जाता है तथा प्रत्येक कटक में चकबंदी समिति की समिति जो है वो गठन की जाती है, जिसमें कि कम से कम 5 तथा अधिक से अधिक 11 सदस्य होते हैं। तो सदस्य की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं। अगर राजस्व के लेखपाल है, मेरे हिसाब से पूछा नहीं जाएगा ये सब तथ्य, फिर भी एग्जाम अगर पूछ ले बात अलग है। चकबंदी के निम्न 2 रूप हैं, एक है ऐच्छिक, दूसरा अनिवार्य, जो कि आप पढ़ के आ रहे हो। अनिवार्य में भी आंशिक और पूर्णतः 2 थे। ऐच्छिक चकबंदी, तो अब कोई कृषक स्वयं अपनी इच्छा से चकबंदी कराने को यदि तैयार हो जाता है। दूसरी बात है कि ऐच्छिक चकबंदी मुख्यतः सहकारी समितियों द्वारा ही की जाती है। भारत की में प्रथम जो प्रयास रहा है 1925 में पंजाब में किया गया था। इस प्रणाली में किसी के ऊपर दबाव नहीं दिया जाता है अथवा विवाद की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है, परंतु ऐसी चकबंदी का विकास बहुत धीरे धीरे होता है। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों का प्रभुत्व रहता है वहाँ चकबंदी की जो प्रगति है वह कम होती है। गुजरात, मध्य प्रदेश तथा बंगाल में ऐसी चकबंदी के संबंध में नियम बनाए गए हैं। अनिवार्य चकबंदी, तो अनिवार्य चकबंदी कानूनी तौर पर राज्य सरकार द्वारा, किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा लागू की जाती है। अनिवार्य चकबंदी 2 प्रकार की होती है। एक है आंशिक चकबंदी, तो यदि किसी ग्रामीण क्षेत्र में गांव के अधिकतर लोग चकबंदी के लिए सहमत हो जाते हैं तो शेष लोगों को भी कानूनी तौर पर जो है वो चकबंदी करानी पड़ती है। इस प्रकार कानून सर्वप्रथम 1923 में मध्य प्रदेश में पारित हुआ था और इसी प्रकार 1936 में पंजाब में भी कानून लागू हुआ। अगला है अनिवार्य चकबंदी में आंशिक के बाद है पूर्ण। जब सरकार द्वारा कानून पारित कर चकबंदी को अनिवार्य बना दिया जाता है तो वह पूर्ण अनिवार्य चकबंदी रूप ले लेगी। इसमें सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से कानून का पालन करना पड़ता है। कोई भी इसे स्वेच्छा से अस्वीकार नहीं कर सकता है। पंजाब में इससे संबंधित कानून वर्ष 1948 ईस्वी में पारित किया गया था। चकबंदी के क्या क्या लाभ हैं? तो चकबंदी प्रणाली में वैज्ञानिक ढंग से खेती करना आसान हो जाता है। परंपरागत कृषि प्रणाली के स्थान पर गैर परंपरागत कृषि पद्धति को प्रोत्साहित किया जा सकता है। चकबंदी व्यवस्था से मेहनत एवं धन दोनों की बचत होती है। चकबंदी व्यवस्था के खेती की मुंडेर यानी मेंढ या बांध बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस व्यवस्था में सिंचाई बेहतर तरीके से की जाती है। इससे उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है। भूमि विवाद की समस्या समाप्त हो जाती है। चकबंदी व्यवस्था के अंतर्गत केवल उपजाऊ या भूभाग का अधिग्रहण किया जाता है। शेष व्यर्थ भूमि पर खेल के मैदान, सामुदायिक भवन, विद्यालय, पंचायत भवन का निर्माण किया जाता है। तो ध्यान दीजिए कि केवल और केवल जो उपजाऊ भूमि है उन्हीं का अधिग्रहण किया जाता है। बाकी जो शेष भूमि बचते वहाँ पर पंचायत भवन या विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय है ना, सामुदायिक भवन, इन सब के निर्माण के लिए उस जमीन को जो है अधिकृत किया जाता है। चकबंदी की समस्याएं क्या क्या हैं? तो पक्षपातपूर्ण एवं अविवेकपूर्ण से ढंग से की गई जो चकबंदी है वो प्रशासन तंत्र की विश्वसनीयता पर एक प्रश्न चिन्ह लगा सकती है। इस पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण के कारण किसान चकबंदी का विरोध करते हैं। यानी पक्षपात ही सही तरीके से नहीं होगी तो लोग विरोध ही करेंगे। किसानों का पैतृक भूमि के प्रति लगाव एवं मोह उस दिशा में अनेक अवरोध खड़े करते हैं। किसानों की बिखरी हुई भूमि भिन्न भिन्न उर्वरता वाली होती है, जिनकी स्थिति अनुसार भिन्न भिन्न मूल्य होता है।
जिसको आप गांव वाले जानते हैं मालियत बोल लेंगे। इससे किसानों को उनकी भूमि का उचित मूल्य नहीं मिलता है और प्रायः भूमि की कम उर्वरता की समस्या संबंधी के कार्य में आड़े आती हैं। बस आप पढ़ लीजिए, इससे संबंधित एक भी प्रश्न पूछा जाने वाला नहीं होगा। एग्जाम आपका 19 जून को देख लीजिएगा। चकबंदी लेखपाल, चकबंदी से संबंधित वास्तविक जो कार्य है वह चकबंदी लेखपाल करता है। चकबंदी से संबंधित कार्य चकबंदी लेखपाल ही करेगा। जब किसी क्षेत्र में चकबंदी प्रक्रिया शुरू की जाती है तो वहाँ चकबंदी लेखपाल की जो भूमिका है वह महत्वपूर्ण हो जाती है। चकबंदी लेखपाल ही किसानों की छोटी छोटी चकों में बटी खंडित भूमि को एक जगह एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला तथ्य है अनिवार्य चकबंदी। तो राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी करने पर उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम के तहत जो है वो चकबंदी कराई जाती है। धारा 4 है जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा चकबंदी हेतु जो है वो विज्ञप्ति जारी की जाती है। फिर धारा 4 के ही अंतर्गत चकबंदी आयुक्त के द्वारा इस संदर्भ में क्या है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। राजस्व न्यायालय में जितने भी वाद या केस चल रहे होंगे वो सभी जो है क्या है स्थगित हो जाते हैं चकबंदी के दौरान। ठीक है, तो जो राजस्व न्यायालय में जो भी केस होंगे चकबंदी के टाइम पे क्या है स्थगित हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है कि बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी की अनुमति के बिना कृषि की अतिरिक्त कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी की अनुमति के बिना कृषि के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। यानी जिस सरकार ने आर्डर दे दिया चकबंदी का कि भाई अब चकबंदी विज्ञप्ति जारी हुई तो चकबंदी आयुक्त नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। फिर उस दौरान जब तक चकबंदी कंप्लीट ना हो जाए तो जिनके जिनके खेत हैं वो अपने कृषि के ही कार्य करें। उसके अलावा यदि कोई भी कार्य यानी ज़मीन की खरीदी बेची खेत वो बेचना चाह रहे हैं या उस पर कुछ और कृषि के अलावा कोई और कार्य करना चाह रहे हैं तो घर बनवाना चाह रहे हैं लोग, कुछ लोग खेत में ही घर बनवा देते हैं अपना, तो ये सब कार्य नहीं करना है। केवल और केवल कृषि के कार्य कर सकते हैं। यदि आप कोई और कार्य करना है तो जाइए आप बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी से मिलिए, उनकी अनुमति लीजिए। धारा नंबर 7 में कहा गया है चकबंदी लेखपाल गांव में जाकर भूचित्र संशोधन करेंगे। धारा 8 में कहा गया है कि लेखपाल कुआं, तालाब, पेड़ आदि की जो स्थिति है उसको दर्शाएंगे आकार पत्र में। वहीं धारा 8 में कहा गया है कि जो सहायक चकबंदी अधिकारी वो विवरण पत्र में जिसमें कटौती % सार्वजनिक भूमि है वो तैयार कौन करेगा चकबंदी जो सहायक चकबंदी अधिकारी होंगे वो पूरा जो विवरण पत्र है उसको तैयार करेंगे। धारा 9 में बताया गया है कि समस्त कार्यवाही से खातेदारों को अवगत कराया जाता है और आकार पत्र 5 जो है वो भरा जाता है। धारा 20 है सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा चकबंदी की योजना बनाई जाती है, उनमें आकार पत्र इतना जो है वो भरा जाता है। नई जोतों पर खातेदारों को कब्जा दिलवा दिया जाता है धारा 23 के तहत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, इनको ज़रूर देख लीजिएगा। खासकर जैसे कि नए जोतों पर कोई खातेदार को कब्जा दिलवाना है तो धारा 23 के अंतर्गत असहमत खातेदारों की दलीलें उप संचालक चकबंदी के द्वारा जो सुनाई जाती धारा 48 के तहत है प्रोविजन। धारा 127 में कहा गया है कि जो अंतिम बंदोबस्त अभिलेख है वो तैयार किया जाता है। तो खासकर जो आपको याद रखना वो नई जोतों पर खातेदारों को जो कब्जा दिलवा दिया जाता है और सहमत। ठीक है, धारा 23 को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कुछ जो वहाँ पर जो बाउंड्री है सीमा है, ठीक है, वहाँ पर ये कुछ चिन्हों को जो है दर्शाया जाता है। तो ये सब जो लेखपाल वगैरह होते हैं उनके पास जो नक्शा वगैरह होता है उन्हीं के यहाँ पर जो चिन्ह होते बता देखिए। जो आबादी का चिन्ह है आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह का है। सामान्य वर्ग आबादी यानी कि टाइप का है कुछ। अनुसूचित जाति जो आबादी होगा इस तरह है। सीमा जो पत्थर है, नवीन प्रति जो भूमि है ना, आकार इस तरह के होंगे। ऊसर भूमि के जो चिन्ह होंगे मेंशन इस तरह के। बंजर भूमि का चिन्ह इस तरह का है। कुआं होगा तो वही बिल्कुल गोला होगा बीच में कुआं की तरह। कच्चा कुआं है तो इस तरह मेंशन होगा। वयस्क कुआं है तो इस तरह जो है अपना लेखपाल जो है वो मेंशन करेंगे कौन सी जगह क्या क्या है। ठीक है, तो ट्यूबवेल है तो किस तरह मेंशन है आप देख सकते हैं।
तालाब है तो बिल्कुल पॉन्ड की तरह बना दिया है। बगीचा है ना। चकमार्ग है जिसको कि आप चकरोड बोल देते हो, तो चकमार्ग हो गया रास्ता। चक मतलब खेत, मार्ग मतलब रास्ता, तो वही चकरोड चकमार्ग। इसके अलावा रेलवे लाइन है आपका, किस तरह का यहाँ पर देख सकते हैं। खेल का मैदान है तो नक्शा इस तरह है। मंदिर है तो किस तरह का चिन्ह, मस्जिद होगा तो किस तरह का चिन्ह, है ना, मस्जिद जो आजकल देखते हो चित्र में। कब्रिस्तान है तो इस तरह बिल्कुल जो लोग बना देते हैं अपना, है ना। इसके बाद नदी है तो बिल्कुल वही। तो इस तरह आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये सब आपको प्रशिक्षण के दौरान सब बताया जाएगा, एग्ज़ाम में न पूछा जाया न पूछा जाएगा कभी। चलिए अगला जो तथ्य है वो आपका राज्य आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित तथ्य है। तो राज्य आपदा प्रबंधन जो विभाग है, इसका जो प्रमुख होता है उसको आप राहत आयुक्त बोलोगे। इसका जो कार्य है वो आपदा प्रबंधन की योजना तैयार करता है एवं आर्थिक सहायता प्रदान करता है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़ है, सूखा है, आगजनी है, भूकंप है। तो बाढ़ को सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा के रूप में देखा जाता है। दूसरी फिर जो है वो सूखा है, आगजनी है, भूकंप है। तो यूपी में जो कई ज़िले जो कि जोन 4 और 5 के तहत आते भूकंप में। बाढ़ का आप देख लो, यहाँ पर कुल एरिया बताया जा रहा है 243.386 लाख हेक्टेयर। तो ये जो एरिया है, टोटल एरिया में आप देखेंगे लगभग जो है 73.0 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जो है क्या है, बाढ़ आती है। इसमें से 58 हेक्टेयर में बाढ़ से सुरक्षित किया जा सकता है, सिंचाई विभाग के अनुसार डाटा है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के लिए जो जिम्मेदार नदियां हैं बेसिकली गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, सरयू, गंडक और साप्ती। ठीक है, तो साप्ती क्या राप्ती कर लो यार, गोरखपुर वाली, ठीक है। तो चलिए आगे देख लो। बाकी ये आप पढ़ते यूपी स्पेशल में सब डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ लगी हुई। भूकंप का जो 4 जोन नंबर 4 है, इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बुलंदशहर, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो तथ्य है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज जिला गजेटियर्स। जिले का जो संपूर्ण सूचना स्रोत है, भौगोलिक संरचना की जानकारी, धार्मिक संरचना की जानकारी, आर्थिक संरचना की जानकारी, राजनैतिक और प्रशासनिक। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी सबसे पहले गजेटियर वर्ष 1815 ईस्वी में वाल्टर हैमिल्टन ने तैयार किया। किसने? वाल्टर हैमिल्टन ने तैयार किया। तो सबसे जो पहला गजेटियर है वो है ईस्ट इंडिया गजेटियर। कब? 1815 में। प्रथम वास्तविक प्रयास करने का जो श्रेय है 1872 ईस्वी में विलियम हंटर के द्वारा किया गया। इन्हें गजेटियर का जन्मदाता कहा जाता है। तो गजेटियर का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? विलियम हंटर को। इन्हें कहा गया कि इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया तैयार करो। 1881 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हुआ। इसमें 9 वॉल्यूम यानी 9 पूरक भाग थे। इसका जो दूसरा संस्करण 1885-87 में जारी किया गया, जिसमें कि टोटल 14 वॉल्यूम थे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि याद रखना है आपको, तो केवल और केवल उन्हीं तथ्यों को याद रखो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तथ्य है। तथ्य ये है कि सबसे पहला जो गजेटियर है वो तैयार किसने किया? तो वाल्टर हैमिल्टन ने वर्ष 1815, और ईस्ट इंडिया गजेटियर नाम रहा है। प्रथम वास्तविक प्रयास करने का जो श्रेय 1872 में विलियम हंटर को दिया जाता है, जिन्हें कि गजेटियर का जन्मदाता भी कहा गया है। कौन? विलियम हंटर। इसके बाद इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया जो तैयार किया गया पूर्ण रूप से 1881 ईस्वी में। बस इतना याद रखो बस, और कुछ मत पढ़ो। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश जिला गजेटियर विभाग। तो उत्तर प्रदेश जिला गजेटियर विभाग की स्थापना कब की गई थी? इम्पॉर्टेंट तथ्य है, वर्ष होगा 1957 ईस्वी। इसमें 54 जिलों का गजेटियर तैयार किया गया था और इसमें वॉल्यूम थे 8। 1980-81 में संपूर्ण गजेटियर योजना हुई बनी। इसके बाद गजेटियर राज्य सरकार को सौंप दिया गया। अब जिलों का जो गजेटियर है वह हिंदी में तैयार होगा। जिले कौन से हैं? मेरठ, गाजियाबाद, ललितपुर, कानपुर देहात। तो इन 5 जिलों को याद रखिएगा, मेरठ, गाजियाबाद, ललितपुर, कानपुर देहात और साथ ही साथ फिरोजाबाद। इन 5 जिलों का जो गजेटियर है वह हिंदी में प्रकाशित हो चुका है। लेखपाल के अन्य कागजात
तो यह इम्पॉर्टेंट तथ्य है। खसरा क्या है, खतौनी क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट तथ्य है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन सा किसान किस नंबर की भूमि का मालिक है एवं उस खेत पर कौन सी फसल उगाई जा रही है तथा उसे भूमि से कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है, इन सब का जो लेखा जोखा है वह लेखपाल के द्वारा जिस पर किया जाता है, जो प्रपत्र होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है, उसी को खसरा कहा जाता है। तो खसरे में लेखपाल का काम क्या है? तो लेखपाल आप बनोगे तो खसरे में क्या क्या काम करोगे? तो कोई किसान है, किसान जो है किस नंबर की भूमि का वास्तविक मालिक है, उस खेत पर कौन सी फसल उगाई जा रही है, उसे भूमि से कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है, इन सभी का लेखा जोखा आप खसरा में करोगे। खसरा एक कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज होता है। कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है वो सब लेखपाल के द्वारा खसरे से लिखे जाते हैं, खसरे में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो खसरे से लिखे जाते हैं, खसरे में। ठीक है, खसरे कुछ भी डॉक्यूमेंट, कोई भी जरूरत तथ्यों की आवश्यकता पड़ी तो लेखपाल जाएंगे, खसरे से तुरंत क्या है नोट करेंगे, कहाँ क्या डाटा किसका, किस किसान का कौन सा है। ठीक है, खसरे में 22 खाने, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। खसरा हुआ तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है बेसिक सवाल, भैया जो खसरा है ना, खसरे में कालम कितने होते हैं, तो 22 कालम है, इनको याद रखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तथ्य है। गांव का जो खसरा है पूरे गांव को जमीन की पट्टियों में बांटता है और हर पट्टी का अपना अपना अलग नंबर होता है। ये क्या लिख दिया, राजरा वाजरा नहीं थी। इसी का अगला तथ्य है, 5वां कर लो। किसी गांव का ऐसा नक्शा जिनका प्रयोग उस गांव के खेतों या अन्य जमीन की पट्टियों पर कानूनी तौर पर स्वामित्व बनाने हेतु प्रशासनिक तौर कार्य किया जाता है खसरा, और इन पट्टियों पर जो ब्यौरा है वो खसरों में ही होता है। खसरा को गांव का नक्शा भी कहा जाता है। खसरा प्रत्येक वर्ष क्या है नवीनीकृत किया जाता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया ताकि ज़मीन का जो है कंप्यूटरीकृत डाटा रखा जा सके। तो लेखपाल जो भी होंगे उनके पास आजकल जो है पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा। खसरा के बाद नंबर आता है खतौनी का। तो भूमि के खातों के अनुसार खसरा रजिस्टर या खतौनी में दर्ज किया गया है। अगर गांव के खसरों का प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति या परिवार की जीविका की सूची बनाई जाती है तो उसे खतौनी कहा जाता है। इसे प्रत्येक 6 वर्ष में, कितने वर्ष में, 6 वर्ष में जो है नवीनीकृत किया जाता है। जबकि खसरवा जो था वो कितने में, 1 वर्ष में, यानी हर साल। और जो खतौनी है उसको 6 वर्ष में नवीनीकृत किया जाता है। सीमा, तो 2 तक चिन्हों की सूची, इसमें सीमा और बंदोबस्त चिन्हों का वर्णन होता है। यह कागजात खसरा में ही लगा होता है, यानी जो खसरा होता है खसरा में ही जो है वो खतौनी जो है वो होती है। ठीक है, तथा विवादग्रस्त भूमि के विवाद को निपटाने में काफ़ी मदद करता है। दिनचर्या बही, जो कि एक डायरी के तौर पर होता है लेखपाल के पास, यह एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें कि लेखपाल के कर्तव्यों से संबंधित दिन प्रतिदिन कर्तव्यों का वर्णन किया जाता है। तो दिनचर्या बही यानी कि डायरी के तौर पर। लैंड्स रिकॉर्ड्स मैनुअल, जो कि पैरा 47 के अनुसार लेखपाल अपने हल्के के लिए एक डायरी रखेगा। ये कानून है, नियम है, तभी लेखपाल को रखना पड़ता है। नक्शा, तो आपने खसरा देखा, फिर खतौनी, उसके बाद नक्शा है। तो प्रत्येक गांव का एक नक्शा होता है जिस पर गांव की चौहद्दी क्या है दर्ज होती है। इसमें गांव की चौहद्दी के साथ साथ प्रत्येक खेत की चौहद्दी का पता चलता है। नक्शे का अनुरक्षण करने के लिए लेखपाल अपने हल्के के प्रत्येक गांव का हर वर्ष प्रत्येक खेत में आकर कितनी बार, 3 बार, ये इंपॉर्टेंट, 3 बार जो है वो निरीक्षण करेगा। खेवट, तो खसरा, खतौनी, नक्शा, उसके बाद खेवट। यह जमींदारी का एक रजिस्टर होता है जिसे जमींदारी उन्मूलन के बाद बंद कर दिया गया था। तो जमींदारी जो प्रथा हुआ करती थी, ठीक है, तो उसको ख़त्म जब किया गया तो खेवट नामक जो तथ्य होता था, रजिस्टर जो होता था, अब उसका कोई काम ही नहीं, जमींदारी उन्मूलन के बाद। अगला तथ्य है आपका किसान बही का। तो किसान बही यह लेखपाल द्वारा तैयार वह दस्तावेज पुस्तक होता है जो किसान के पास ही रहती है और वह तैयारकर्ताओं द्वारा मात्र 10 रुपया की शुल्क पर दिए जाने पर किसान को जो है उपलब्ध कर दिया जाता है।
अधिकार अभिलेख क्या है? तो प्रत्येक गांव के अधिकारों का अभिलेख होता है और धारा 234 के अंतर्गत निर्मित नियमों द्वारा नियमित अपवादों के अधीन होता है। एक ऐसा रजिस्टर होता है जो कि धारा 32 में वर्णित होता है तथा भू राजस्व अधिकारी की धारा 53 के तहत अभिलेख तैयार अधिकारी द्वारा जो है वो तैयार किया जाता है। गाँव का रजिस्टर है, तो यह रजिस्टर धारा 31 के तहत कलेक्टर के द्वारा 5 वर्ष में तैयार कराई जाती है। ये जो टाइम पीरियड है ना, इसको आप याद रखिए। गांव का रजिस्टर प्रत्येक 5 वर्ष। इसके पहले आपने सबसे पहले खसरा को देखा कि जो कि हर साल अपडेट करना होता है। खसरा के बाद नंबर था खतौनी का, तो खतौनी को हर 6 साल पे अपडेट करना होता है। और जो गांव का रजिस्टर है प्रत्येक 5 साल पर जो है अपडेट करना होता है। तो प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है तैयार कराई जाती है कलेक्टर के द्वारा गांव रजिस्टर, जिसमें कि नई प्रक्रिया से प्रभावित क्षेत्र, एहतमाली खेती वाले क्षेत्र जिनका मालगुजारी पूर्णतः या अंशतः समाप्त कर दी गई हो, उन सभी को क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका जो ब्लॉक पर बैठते हैं अधिकारी या ब्लॉक सचिव, जैसे कि गांव में सचिव होते हैं, बीडीओ जो बन के जाते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इसी तरह ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। खंड विकास अधिकारी के कार्य क्या है? तो खंड विकास अधिकारी सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करता है। पंचायत समिति द्वारा निर्धारित निर्णयों का कार्यान्वयन करता है। ठीक है, तो पंचायत समिति, जिसको कि आप खंड स्तर बोलते हो, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज पढ़ते हो, पहला जो होता है गांव का दैट इज ग्राम स्तर होता है, ग्राम सभा, और दूसरा जो लेवल होता है उसको कि खंड स्तर, जिसको कि आप पंचायत समिति भी बोलते हो। इसके बाद जिला परिषद या जिला लेवल पर है तीसरा, तो वहीं पर यहाँ पर दूसरा जो खंड है आपका पंचायत समिति। तो पंचायत समिति में जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं, जनप्रतिनिधि और जो बीडीसी होते हैं, तो इनके द्वारा जो निर्धारित निर्णय है वो उनका जो कार्यान्वयन है वो करते हैं बीडीओ। योजनाएं तैयार करना एवं लेखा जोखा करते हैं। विकास कार्यों के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाता है। वह जिन शिकायतों को सुनता है तथा उनके निराकरण समाधान की जो है उचित योजनाएं भी बनाता है बीडीओ। तो बीडीओ के कार्य अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। लेखपाल का उल्लेख किस अधिनियम की धारा में है? तो जो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 है, इसकी धारा 23 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट, लेखपाल का जो ट्रांसफर है वो परगना अधिकारी या सहायक कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। लेखपाल के कार्यों का जो विवरण है वो लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल में वर्णित होता है। किसमें? कार्य विवरण लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में। पटवारी जो शब्द है सबसे पहले किसने प्रयोग किया था दोस्त? सुशीर शाह सूरी रहे हैं। चौधरी चरण सिंह ने पटवारी का नाम बदल कर लेखपाल कर दिया। तो लेखपाल जो नाम रखा गया पहले पटवारी था, कौन रखे हैं? तो यही चौधरी चरण सिंह, जो कभी संसद ही नहीं गए। अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि वह कौन प्रधानमंत्री रहे जो कभी संसद नहीं गए? चौधरी चरण सिंह। कृषि वर्ष, तो कृषि वर्ष याद रखिएगा। कृषि का जो वर्ष है, जैसे कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है, लेखा जोखा वाला जो ईयर है फाइनेंशियल ईयर, वह होता है आपका 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। इसी तरह जो कृषि का वर्ष एग्रीकल्चर ईयर, वह होता है 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक। अमीन का जो कार्य है वो क्या होता है? तो भू राजस्व वसूली का। ठीक है, तो भू राजस्व वसूली कौन करता है? अमीन। तहसील दिवस, तो प्रत्येक माह के पहले और तृतीय शनिवार को होता है तहसील दिवस। ठीक है, तो लेखपाल हो तो याद रखो तहसील दिवस याद रखो अपना पहला और तीसरा। बाकी जो दूसरा और चौथा शनिवार बचता है, योगी साहब ने कहा भैया थाना दिवस मनाओ। चलो अगला है रोजनामचा। तो रोजनामचा क्या होता है? लेखपाल द्वारा तहसील या अन्य सरकारी कार्यालयों में उपस्थित लेखपाल द्वारा खेतों की गश्त, लेखपाल के कार्य क्षेत्र के किसी किसान की मृत्यु, पशुओं की बीमारियां, कृषि की जांच आदि गतिविधियों को जिस दैनिक रजिस्टर में अपना वो नोट करते हैं दैट इज कॉल्ड रोजनामचा। ठीक है, तो रोज का जो लेखा जोखा है और किस टाइम पर डायरी, तो वो अपना जो फील्ड में निकलते हैं लेते हैं। लेकिन लेखपाल साहब जहाँ कोई मीटिंग हो रही है, सरकारी कार्यालय में पहुँच रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं वहाँ पर, साथ ही यहाँ पर खेतों की गश्त की भी बात की जा रही, तो सब दैट इज कॉल्ड रोजनामचा उनके पास होता है। उसी को कहा जाता है जो डायरी होगी रोजनामचा के तौर पर। अगला है आपका जिल्द बंदोबस्त। तो जिल्द बंदोबस्त क्या है? तो जिले में स्थित प्रत्येक गांव की भूमि का मापन जिल्द बंदोबस्त कहलाता है।
इसके अंतर्गत कृषि भूमि का जो मापन करना, नक्शे तैयार करना, भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि में बदलाव व भूमि के लिए नामकरण, भूमि के क्रय विक्रय व नामकरण या नामांतर, ठीक है, नाम बदलना है, भूमि रूपांतरण, भूमि का सीमांकन आदि जो है वो कराए जाते हैं। जिल्द बंदोबस्त के तहत ये सब होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका थ्योरी का पार्ट रहा वह कंप्लीट हो जाता है। अब आपने जो थ्योरी कवर किया है ना, आप अब यहाँ पर एमसीक्यू के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आइए चैप्टर नंबर 2 का परीक्षा उपयोगी प्रश्न पत्र को कवर करते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्तमान में राजस्व परिषद में अध्यक्ष, प्रशासनिक व न्यायिक जो सदस्यों की संख्या है वह क्रमशः कितनी है। तो राजस्व परिषद में आपने पढ़ा कि राजस्व जो परिषद होंगे अध्यक्ष, इनके तहत प्रशासनिक सदस्य जो होंगे 2 होंगे जिनका मुख्यालय लखनऊ, न्यायिक सदस्यों की संख्या 7 होगी जिनका मुख्यालय होगा आपका प्रयागराज, इलाहाबाद। तो 1, 2 और 7, 1, 2, 7 किस में है? ऑप्शन सी सही जवाब होगा। तो थ्योरी आपने पढ़ लिया, अब आप अपने माइंड में क्या क्या है बैठा आप यहाँ पर देख लो। जिला स्तर पर शांति बनाए रखने का जो उत्तरदायित्व है निम्न में से किस पर है। तो जिला लेवल पर कौन होंगे? डीएम साहब। ये आंसर इन्होंने सी दिया है डीएम साहब का, वो किस माध्यम से दिए हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोग यहाँ पर दोस्तों सी नहीं ए होगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कार्य तहसीलदार के अंतर्गत आता है। तो सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने का कार्य हो, भू अभिलेख के रखरखाव का उत्तरदायित्व, तो ये तो कलेक्टर साहब के पास, डीएम साहब के पास होगा, तो ये नहीं होगा आपका तहसीलदार के पास। कब्जेदारी की बेदखली है तो ये होगा इनका काम, तभी तो सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा, ए और सी दोनों। अगला है यहाँ पर हायरार्की सिस्टम पूछा जा रहा है, कौन सा क्रम सही होगा आपका। तो ऊपर नीचे जैसा भी आप समझो। तो देखो यहाँ पर आप मिला लो, यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि लेखपाल से जो बड़े होते हैं राजस्व निरीक्षक, है ना, प्रमोशन वगैरह होगा। तो राजस्व निरीक्षक से ऊपर आ जाते हैं नायब तहसीलदार। अब नायब तहसीलदार से बड़े हो जाएंगे तहसीलदार के ऊपर बैठते हैं एसडीएम के ऊपर बैठेंगे डीएम साहब, डीएम के ऊपर बैठेंगे अपर मंडलायुक्त, फिर मंडलायुक्त के ऊपर मंडलायुक्त, है ना, फिर उसके ऊपर जो है वो मुख्यालय जो होगा आपका, सदस्य जो बैठेंगे। तो इस तरह यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका सही है। अगला है चकबंदी समिति में अधिकतम व न्यूनतम सदस्यों की जो संख्या हो सकती है वह कितनी हो सकती है। तो आप क्या पढ़े हो कि कम से कम 5 सदस्य और मैक्सिमम जो है वो 11 सदस्य। तो मैक्सिमम 11 और मिनिमम 5, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चकबंदी कितने प्रकार की होती है। तो चकबंदी जो है 2 प्रकार की आपने देखा, कौन सी? एक ऐच्छिक, दूसरी अनिवार्य। अनिवार्य में भी अंशतः और पूर्णतः देखा। तो बेसिकली जो प्रकार हैं वो 2 हैं, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंशिक जो अनिवार्य चकबंदी है वो सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी। तो चकबंदी के 2 प्रकार आपने देखे, एक देखा आपने ऐच्छिक और दूसरा रहा अनिवार्य। तो ऐच्छिक में भारत में सबसे पहले जो ऐच्छिक रही है वर्ष 1925 में पंजाब में। इसके बाद जो अनिवार्य वाली रही, तो अनिवार्य में 2 तरह का, एक तो रहा अंशतः और दूसरा रहा पूर्णतः। तो अंशतः जो आंशिक रूप से 1923 में एमपी में लागू हुई, और पूर्ण वाली जो रही है वह 1948 ईस्वी में पंजाब में। तो यहाँ पर पूछा है आंशिक अनिवार्य चकबंदी। तो अनिवार्य में आपने देखा 2 तरह का, आंशिक और पूर्णतः। तो आंशिक वाला 1923 में एमपी में और पूर्णतः 1948 पंजाब। तो आंशिक पूछा है यानी 1923 एमपी, 1923 एमपी में। ऑप्शन डी सही जवाब है 7 का। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना को कब लागू किया गया। तो वर्ष होगा 1958 ईस्वी। निम्न में से किस धारा से चकबंदी हेतु विज्ञप्ति जारी की जाती है। विज्ञप्ति जारी कौन करता है? राज्य सरकार।
तो धारा 4, 1 और 2 आपने पढ़ा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। फिर चकबंदी जो लेखपाल है गांव में जाकर जो है किस धारा के अंतर्गत जो है जो भूचित्र है उसका संशोधन करते हैं। तो जो भूचित्र संशोधन करेंगे धारा इसकी उसमें धारा 7 के तहत करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। जबकि जो लेखपाल साहब है कुआं तालाब है ना, इन सब की जो स्थिति है उसको जो प्रपत्र डॉक्यूमेंट पे अपने आकार पत्र में दर्शाते हैं वो धारा नंबर 8 रहा है। बाकी धारा 6 और 5 कुछ खास नहीं। तो 7 के तहत याद रखिए भू चित्र संशोधन, और 8 के तहत जो तालाब कुआं पेड़ पालो हैं उनको अपना जो है वो भू चित्र पे अंकन करेंगे। अगला है उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम कब लागू हुआ? तो वर्ष होगा 1954। राजस्व परिषद में अनुभाग में प्रकोष्ठ की जो संख्या है वह क्रमशः कितनी है? तो आपने अनुभाग देखा 19 रहे हैं, 19 में कितने प्रकोष्ठ रहे हैं? 14। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि वृक्षारोपण कार्यक्रम से संबंधित कार्यक्रम किस अनुभाग में वर्णित है? वृक्षारोपण की बात मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, अनुभाग जरूर याद रखिए। तो अनुभाग होगा 2, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग को सूचना उपलब्ध कराने संबंधी जो कार्य हैं किस अनुभाग द्वारा किए जाते हैं? तो अनुभाग होगा 5। निम्न में से कौन सा विषय जो कि अनुभाग 11 में वर्णित ही नहीं है? तो यहाँ पर जो बाद की वार्षिक समीक्षा, बाढ़, ठीक है, तो बाढ़ की वार्षिक समीक्षा करना, मौसम एवं कृषि दशा से संबंधित रिपोर्ट का संकलन व प्रकाशन करना, अग्नि दुर्घटना के कारण हुई क्षति का जो है जायजा करना, ये सभी की सभी जो अनुभाग 11 के तहत आते हैं। लेकिन लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय की जो स्थापना है वो जो है अनुभाग 11 के तहत नहीं आती है। ठीक है, मैंने इस पॉइंट को कहा, इसको जरूर याद रखिएगा। लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना की जो बात करता है अनुभाग 4 है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। ऐच्छिक चकबंदी सर्वप्रथम कहाँ जो है किस वर्ष में हुई थी ऐच्छिक चकबंदी? तो यहाँ पर सही जवाब 1925 यहाँ बताया बुक में, यहाँ पर 19 विकल्प में 21 दिए हैं। ठीक है, हम लोग अभी क्या पढ़े थे? तो 1925 पढ़े थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1925 दिया है, ऑप्शन में 1921 दिया है ना। तो थोड़ी बहुत त्रुटियाँ हैं दोस्त, अब क्या बताया जाए। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पर जो त्रुटियाँ थोड़ा बहुत, जैसे खसरा दिया था, खसरा के बाद यहाँ पर सजरा होता है। ठीक है, सजरा रजरा लिखा है। तो ये लोग थोड़ा बहुत जिनके पास बुकें हैं अपना करेक्शन कर लें। तो 1925 आप विकल्प में कर लीजिएगा, यहाँ पर 16 नंबर में। ठीक है, 1925 ऑप्शन ए कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्णतः जो अनिवार्य चकबंदी है उत्तर प्रदेश में जो है वो किस वर्ष जो है पूर्णतः अनिवार्य चकबंदी हुई थी? तो वर्ष होगा 1954। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो गंगा भी, यमुना, शारदा सभी उत्तर प्रदेश से रिलेट करती हैं, लेकिन जो नर्मदा है ये करती ही नहीं, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित होगी नहीं। तो ऑप्शन डी आप कर लोगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ के लिए कौन सी नदी जिम्मेदार है? तो गंगा है और गंडक है। ठीक है, माही इधर आती ही नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। प्रथम वास्तविक गजेटियर का जो नाम है वह क्या था? सही जवाब होगा ईस्ट इंडिया गजेटियर, ऑप्शन ए। सर्वप्रथम गजेटियर किसने तैयार किया था? सबसे पहले तैयार जो किया था दोस्त वह रहे हैं वाल्टर हैमिल्टन। गजेटियर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले तो वाल्टर हैमिल्टन रहे, लेकिन जो जन्मदाता कहा जाता है वो पढ़ के आ रहे हो, वाल्टर हैमिल्टन। आगे बढ़ते हैं। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया पूर्ण रूप से किस वर्ष तैयार हुआ था? यहाँ पर सही जवाब बनेगा आपका, वर्ष होगा 1881। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के प्रथम संस्करण में कितने पूरक भाग थे? तो भाग रहे हैं 9। सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा क्या है? तो सबसे बड़ी जो रही है बाढ़ ही रही, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित कुल क्षेत्रफल कितना है? तो जो एरिया है वो 73.06 लाख हेक्टेयर है। उत्तर प्रदेश जिला गजेटियर विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष होगा 1957। संपूर्ण गजेटियर योजना कब लागू हुई? वर्ष होगा 1981।
कंप्यूटरीकरण, खसरे में खानों की जो कुल संख्या है वह कितनी है? तो खसरों की संख्या याद रखने को बोला गया। तो जो कंप्यूटराइज नहीं है उनमें जो पढ़ के आ रहे हो 22, कंप्यूटराइज है तो 46 आंसर हो जाएगा आपका। भारत सरकार पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक जो सॉफ्टवेयर है वो किस वर्ष पारित किया गया? सही जवाब बनेगा वर्ष 2005। खसरा कितने वर्षों बाद नवीनीकृत किया जाता है? तो आप पढ़ के आ रहे हो थ्योरी में, खसरा हो या सजरा हो, जो कि नत्थी होता है इसी के साथ इंक्लूड होता है, खसरा के साथ सजरा। तो सजरा या खजरा दोनों की दोनों जो है, सजरा खसरा को 1 साल, जबकि आप 6 वर्ष किस में पढ़े थे हो? तो 6 वर्ष जो अपडेट किया जाता है वो होती है खतौनी को। तो यहाँ पर पूछा है खसरा, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। खतौनी कितने वर्षों बाद नवीनीकृत किया जाता है? तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन डी 6 वर्ष बाद। गांव का जो गांव रजिस्टर है किस धारा के तहत कलेक्टर द्वारा तैयार कराई जाती है? तो धारा होगी 31। गांव रजिस्टर प्रत्येक कितने वर्षों बाद तैयार किया जाता है? 5 वर्ष बाद। लेखपाल का उल्लेख किस अधिनियम की धारा में वर्णित है? तो बोला इस धारा को जरूर याद रखिएगा अपनी, और वो धारा है उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23। पटवारी जो शब्द है सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो वो रहे हैं शेर शाह सूरी। और पटवारी से जो लेखपाल नाम रख दिया गया वो रहे चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री। अगला है कृषि वर्ष कब होता है दोस्त? कृषि वर्ष, तो कृषि वर्ष का जो टाइम पीरियड है वह 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक होता है, यानी ऑप्शन आपका सी सही जवाब होगा। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा होता है? गिरदावरी है, पंचनामा, जमाबंदी या खतौनी? तो आप कहोगे गिरदावरी। तो याद रखिएगा भू कृषि का रिकॉर्ड गिरदावरी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात होता है? तो 1 बीघा बराबर होता है 1 बीघा, एक्सक्यूज मी, 1 बीघा बराबर होता है 1 बीघा बराबर होता है 1 बिस्वा, माफ कीजिएगा 20 बिस्वा, ठीक है 20 बिस्वा होता है। तो यहाँ पर रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है 1 बीघा से क्या अनुपात होगा? तो बीघा से अनुपात यानी बिस्वा को आप बीघा में चेंज करोगे तो 1/20 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका 1 बिस्वा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब है। अगला है कि 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? 1 एकड़ में कितना वर्ग गज होता है? तो ये 2015 में पूछा हुआ प्रश्न। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ई सही जवाब है। 1 ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? यहाँ पर सही जवाब आपका होगा मिनिमम जो 7 सदस्य हो, मैक्सिमम 17 हो सकते हैं, ठीक है। तो इनकी बुक में थोड़ा यहाँ पर आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा जिनके पास बुक होगी, क्योंकि इन्होंने आंसर जो दे रखा है 41 का इन्होंने आंसर ए को बता रखा है, जो कि बिल्कुल मेरे हिसाब से गलत है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से जो सदस्य होते हैं जिन्हें कि पंच कहा जाता है तो मिनिमम 7 और मैक्सिमम 17 हो सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी होना, ना कि ए, ठीक है। तो करेक्शन करिए जिनकी बुक में हो। अगला है आपका खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है दोस्त? तो तैयार करने वाले जो लेखपाल हैं पटवारी है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब होगा। यहाँ पर कानून को डाल दिया गया इसलिए ऑप्शन ये गलत हो गया, लेखपाल होता तो यही ऑप्शन होता आपका। अगला है भारत में कुल जो सिंचित क्षेत्र है वह है कितना? ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सिंचित क्षेत्र 55%। इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की जो माप में से कौन सा सही नहीं है? तो 1 बीघा बराबर 20 बिस्वा बिल्कुल सही है। 1 बिस्वांशी बराबर 20 कचवांशी होता है, यह भी सही है। 20 बिस्वांशी में 1 बिस्वा बताया जा रहा है, जो कि गलत है। 1 ही बिस्सा होता है। 1 बिस्सा बराबर होता है 20 बिस्वांशी, उससे छोटा कचवांशी हो जाता है, उससे भी छोटा उनवांशी पढ़े हो, ठीक है। जबकि 1 बीघा बराबर 55 × 55 वर्ग गज होता है। तो सभी सही हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर गलत होगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धरता है? जमीनी कर्ता धरता जाके आप ही लोग बनोगे लेखपाल। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 थ्योरी
प्लस MCQ कंप्लीट हो जाता है